नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हम हिंदी प्रश्नों की एक प्रश्नमाला आयोजित करेंगे। उसी की कड़ी में आज प्रश्नमाला हमने आयोजित की है। 50 प्रश्नों की प्रश्नमाला आप देखिए और उससे अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, राजस्थानी में कितनी बोलियां हैं, बिहारी में कितनी बोलियां हैं और पहाड़ी में कितनी बोलियां हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा है कि जब शुरू होगा लेवल 2 तो लेवल 2 में होगा कि आपको इसकी जानकारी पहले से है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ब्रजभाषा ये भी पश्चिमी है, कन्नौजी ये भी पश्चिमी है, बुंदेली भी पश्चिमी है, मगही पश्चिमी नहीं है। इसका सही विकल्प क्या है? सी, मगही। मगही कहां की बोली है? मगही है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी की बोली है मगही। दूसरा प्रश्न, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, बनाफरी, बेगानी और मधेसी। इसका सही विकल्प बताइए जल्दी। इसका सही विकल्प है कोसली। इसी को कहीं कहीं लिखेंगे कौसली और इसी को कहते हैं बैसवाड़ी। जानते रहिए, विकल्प में चाहे जो आ जाए आप देखते रहिए। अगर कोसली को कौसली लिखा है तो भी अवधी बोली का नाम है, अगर बैसवाड़ी लिखा है वो भी अवधी बोली का नाम है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मणिपुरी, मैथिली, भोजपुरी और बोडो। मणिपुरी भी इसमें शामिल है, मैथिली भी इसमें शामिल है और बोडो भी इसमें शामिल है। इसमें शामिल कौन सी भाषा नहीं है? इसमें शामिल नहीं है भोजपुरी। कौन सी भाषा शामिल नहीं है इसमें? भोजपुरी। चौथे क्वेश्चन में देखिए, चौथा क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा के 4 रूप होते हैं मुख्य रूप से। किसी भी भाषा के विकास क्रम के 4 अध्याय। कौन कौन से? पढ़ना, बोलना, लिखना और सुनना। सबसे पहले बच्चा सुनने से शुरुआत करता है। क्या होता है? सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर क्या करता है? बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ? इसका सही विकल्प है सुनना। क्या है? सुनना। 5वें प्रश्न पर, लिपि किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या मनोभाषा? तो लिपि क्या है? वर्णों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो क्या किया जाता है? वर्णों को जिस रूप में लिखा जाता है। तो लिखा किस भाषा में जाएगा? लिखित भाषा में। इसका उत्तर कौन सा सही है? ए विकल्प। ए विकल्प क्या है? लिखित भाषा। अगले प्रश्न में आइए, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली, मगही, बघेली और भोजपुरी। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? बुंदेली नहीं है, मगही नहीं है, भोजपुरी नहीं है। तो कौन सी भाषा है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। क्या नाम है इसका? बघेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में बुंदेली, मगही और भोजपुरी नहीं है। इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों में है बघेली। आगे देखिए, अगले प्रश्न में, पश्चिमी हिंदी की बोली है अवधी। अवधी आप जानते हैं पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली ये भी यही है, ये राजस्थानी है, मेवाती। तो बुंदेली ये कौन सी है बोली? पश्चिमी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? बुंदेली।
पश्चिमी हिंदी की बोली बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली। बुंदेलखंड किधर पड़ता है? पश्चिमी हिस्से भारत के, ये पश्चिमी भाग होता है। बुंदेलखंड में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। झांसी और जो उसके आसपास के हैं, मेरठ, ये सब बुंदेलखंड इलाके में आते हैं और इनकी भाषा है बुंदेली। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, मैं सही विकल्पों को कभी कभी ना भी पढ़ूं तो आप देख लीजिए, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों को हल कराने का एक ये भी तरीका है। आप सही विकल्प पर ध्यान दीजिए, आपको सही विकल्प पता हो कौन सा है, उसी पर आप टिक करिए। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आ गया है तो इससे इनसे जुड़ा फैक्ट जान लीजिए। इनकी कहानी थी, उसने कहा था। क्या, कौन सी कहानी थी इनकी? उसने कहा था। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है लिपि का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, बाराखड़ी का ज्ञान या व्याकरण का ज्ञान। तो किसी भी चीज को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी वर्ण लिखा कैसे जाएगा। और किसी भी वर्ण, वाक्य या शब्द को लिखने की जो कला हमें बताती है, जो विधि हमें जानते हैं, वह है लिपि का ज्ञान। लिपि के माध्यम से वर्णों को लिखा जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ? इसका सही विकल्प है पहला, ए, लिपि का ज्ञान। इसका पहला विकल्प क्या है सही? लिपि का ज्ञान। अगर आपको लिपि का ज्ञान होगा तो आप लिखित भाषा के अनिवार्य तत्व को जानते हैं, इसका अर्थ यह हुआ, और आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप कह दिए गए जैसे का, ये लिखित भाषा में है। का कैसे लिखा आपने? जब आपको ज्ञान है का कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया। कैसे हमें पता चला? लिपि का ज्ञान हमें है तो हम जान गए कि का ऐसे लिखा गया। नहीं तो कोई जरूरी थोड़े है, अंकों का ज्ञान होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। अंकों का ज्ञान हमें बहुत है, अगर हम लिखना नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हम अगर लिखना जानते हैं तो हमें लिपि का ज्ञान है, लिपि का ज्ञान नहीं है तो हम लिखना नहीं जान पाते। अगले प्रश्न पर आइए, 10वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित भाषा का अंग नहीं है? लिखित भाषा का अंग कौन सा नहीं है? ये एक समस्या है जो आ जाती है। लेख, लेख लिखित भाषा का अंग है, लिखा ही जाता है। लेख का मतलब ही है लिखा हुआ। शब्द, शब्द भी लिखा जाता है। वाक्य, शब्दों का समूह ही वाक्य है। छूटा क्या? ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि है भाषा की मौखिक इकाई। देखते रहिएगा, प्रश्न आपको यहीं से ही मिलते रहेंगे। भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं और भाषा की लिखित इकाई को, सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आइए। भाषा के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले गठन हुआ? भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया था और उनके इस अनशन से प्रभावित होकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। उसके बाद कई राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, लेकिन पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हिंदी की मूल भाषा क्या है? जैसे ही कहीं भी प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की मूल भाषा क्या है, कुछ न करिए, आपको इतना ध्यान रहे
कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, कुछ सोचना विचारना नहीं है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये सब संस्कृत के बाद आए हैं, इनका सबका मूल संस्कृत है, तो इसका सही जवाब संस्कृत है। अगले प्रश्न पर, रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी समय आप सबको देख लीजिए। रानी केतकी की कहानी ये है इंशाअल्लाह खां की, इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र का नासकेतोपाख्यान क्या है? नासकेतोपाख्यान। और लल्लूलाल का प्रेम सागर, लल्लूलाल का प्रेम सागर। एक और हैं मुंशी सदासुखलाल, 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 इनका है सुख सागर। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लगभग लगभग हर परीक्षा में इन चारों में से एक न एक पूछ ही लिया जाता है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले राजाओं में इन दोनों राजाओं का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा शब्द है? हिंदी खुद ही एक भाषा है, लेकिन हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। इसी को लिखा जाएगा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखे मिलेगा, पारसी, ईरानी। इसका कारण यह है कि ईरान का नाम पहले पर्सिया था। क्या था नाम पहले? पर्सिया, पर्सिया से ईरान हो गया और इसकी भाषा पारसी या फारसी से ईरानी हो गई। क्या हो गई? ईरानी। बात वैसे ही है, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है। ये बात वैसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर पैदा हो और उसका नाम बगल वाले पड़ोसी रख दें कि भैया इसका नाम ये रहेगा। वैसे ही मामला है कि हिंदी भाषा में हिंदी शब्द हिंदी भाषा का ना होकर फारसी, पारसी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न पर आइए। ग्रियर्सन ने अपने लेख में किस उपभाषा को शामिल नहीं किया है? ग्रियर्सन का एक महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी भाषा के शुरुआती इतिहास को बताने में। उन्होंने ही हिंदी भाषाओं को उपभाषाओं और बोलियों में सबसे पहले विभाजित किया था। तो जब उन्होंने लेख में अपने इनको विभाजित किया, उसमें पूर्वी हिंदी शामिल थी, बिहारी हिंदी भी शामिल थी, बिहारी हिंदी पूर्वी हिंदी दोनों शामिल थी, पश्चिमी हिंदी भी नहीं शामिल थी, लेकिन पहाड़ी हिंदी ये शामिल नहीं थी। पहाड़ी हिंदी शामिल नहीं थी। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? पहाड़ी हिंदी में हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली ये किससे लिए गए हैं? ये खस अपभ्रंश से लिए गए हैं। किस अपभ्रंश से लिया गया है? खस अपभ्रंश से। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अधिकांशतः भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जिस लिपि में हुआ है वह लिपि है, शुरुआती लिपि है ब्राह्मी। ये जितनी भी लिपियां हैं इनका सबका उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है, चाहे वो खरोष्ठी हो, देवनागरी हो या शारदा हो। ये जितनी भी लिपियां हैं इनका सबका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़िए 17वां प्रश्न। आगे बढ़िए 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न।
भाषा से जुड़ा सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न। अनुच्छेद 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, और चौथा विकल्प 334 से 153 तक। इसका सही विकल्प है 343 से 351 तक। यही लिखा हुआ है 343 एक के अंतर्गत कि भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। यह इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है। 343 से 351 के बीच में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, जिसमें 343 एक के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजभाषा है। कितने राज्यों की राजभाषा है? 10 राज्यों की राजभाषा है। अगले प्रश्न पर आइए। किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? पहले भी इससे जुड़ा प्रश्न आ गया है कि लिखने का ढंग क्या होता है, आपको बताया गया है, इसीलिए कम समय में इस पर आगे बढ़ते हैं। तो किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जिस ढंग से हम किसी भाषा को लिखते हैं वह लिपि के अंतर्गत आता है, और लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। लगभग हर तीसरे या चौथे प्रश्न सीरीज में यह प्रश्न आपको मिलेगा, और लगभग हर तीसरे या चौथे पेपर में किसी भी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आपको मिल ही जाएगा हिंदी सेक्शन के अंतर्गत कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। कितनी है? 22। मैथिली, संथाली ये सबसे आखिरी में शामिल की जाने वाली भाषाओं में शामिल है। तो कितनी संख्या है कुल? 22। आगे बढ़िए। ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा कहां की बोली है? ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। मथुरा या आगरा, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज मथुरा के अंतर्गत आता है, एक जगह है वहां, ब्रज क्षेत्र है, वहां की बोली को ब्रजभाषा कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। जैसे ही आपको मिले आदि शब्द कि हिंदी की आदि जननी है, तुरंत जान जाइए कि उसका विकल्प है संस्कृत। अभी पहले ही प्रश्न आया था कि हिंदी की मूल भाषा क्या है। जैसे ही आपको मूल मिले, आदि मिले कि हिंदी की मूल भाषा क्या है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, आपको तुरंत लगा देना है संस्कृत। कौन सा विकल्प है? जैसे ही आपको मिले हिंदी की मूल भाषा क्या है, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको उसका विकल्प लगा देना है संस्कृत। कौन सा विकल्प सही है इसमें? विकल्प बी, संस्कृत। अगले प्रश्न पर आइए। अर्धमागधी भाषा से विकसित बोली है। अर्धमागधी बोली भाषा से, अपभ्रंश से विकसित बोली है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी भाषा से, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इन बोलियों में बघेली बोली शामिल है। कौन सी शामिल है? बघेली। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? हमारा विकल्प सही है बी। इसी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के तहत ही आती है अवधी भी, जानते रहिए अवधी भी इसी के अंतर्गत आएगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देख लीजिए फिर से प्रश्न आ गया। अगर कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। लेकिन यहां छोटी इकाई केवल लिखा गया है, यहां मौखिक नहीं लिखा गया है। ऐसी स्थिति में आप इनमें से देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। इसका विकल्प सी सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण से क्या बनेंगे? शब्द। शब्द से क्या बनेंगे? वाक्य। वाक्य में आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे पद। वाक्य से क्या बनेंगे? वाक्यांश। वाक्यांश से क्या बनेगा? पैराग्राफ, गद्य पूरा, पदबंध हो जाएगा वो। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से उत्पन्न हुआ है? चार विकल्प देखिए, भास, भास, भास और भास। अब आपने पहले पढ़ रखा है कि भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुआ है। कौन सा? भास धातु, जिसमें देखिए दो विकल्प एक ही हैं, एक जैसे लग रहे होंगे आपको, ये भास और ये भास। तो इसमें सही विकल्प ये है जिसमें मूर्धन्य सा भी है और हलंत भी लगा है, यह विकल्प सही है, भास। और भास का अर्थ क्या होता है? भास का अर्थ होता है बोलना या विचार प्रकट करना। बोलना या विचार प्रकट करना। भास का क्या अर्थ होता है? बोलना या विचार प्रकट करना। भास। और धातु क्या है? जान लीजिए यही प्रश्न में। जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। यह भी जान लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। तो हिंदी में कुल उपभाषाएं हैं 5। कितनी हैं? 5। 5 कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, यही समझते जाइए, लिखते जा रहे हैं इसीलिए। पश्चिमी हिंदी, इसके साथ साथ राजस्थानी, बिहारी, और इसके अलावा पहाड़ी। कितने हुए? 5। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? भारतीय हिंदी का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही, जान लीजिए यही, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। और इन्हीं के नाम से हिंदी में एक युग है जिसे हम कहते हैं शुक्ल युग। कौन सा युग कहते हैं? शुक्ल युग। शुक्ल युग के पहले द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, उसके पहले भारतेंदु युग। ये आधुनिक हिंदी के विकास क्रम के शुरुआती युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग। उसके बाद छायावाद आ जाता है, शुक्लोत्तर युग, ये शुरू हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न में देखिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? आप यही इसको देख लीजिए, काशिका में जुड़ा हुआ है काशी, और काशी का दूसरा नाम क्या है? बनारस। तो बनारस के बोली को, बनारस के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ से तात्पर्य दक्षिण भारत से है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं का जो हमें मिलता है समूह, वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा दक्षिण भारत में। असमिया नहीं, पूर्वोत्तर भारत है। बांग्ला नहीं, पूर्वी भारत है। उड़िया, ये भी पूर्वोत्तर में है, उड़ीसा। ये कौन सा है? कन्नड़। कन्नड़ कहां की भाषा है? कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है, कर्नाटक में बोली जाती है।
इसका सही विकल्प कौन सा है? इसका सही विकल्प है सी, कन्नड़। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया, परीक्षा में बराबर पूछा जाने वाला प्रश्न। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? 1914 नहीं, 1947 देश आजाद हुआ, 1949 हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में अस्तित्व में आया। किस सन में आया? 1963 में। अगले प्रश्न, बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली किस उपभाषा की बोली है? इसका सही विकल्प है ए, पूर्वी हिंदी की। किस बोली की? पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। अभी पहले भी आपको बताया गया था कि अवधी भी पूर्वी हिंदी की बोली है, और अवधी का क्षेत्र अवध का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत अयोध्या और उसके आसपास के जिले, मतलब गोंडा, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ भी इसी में शामिल है। लखनऊ में ही तो अवध के नवाब रहते थे, कुछ दिनों वहां राजधानी अयोध्या भी थी इनकी, अवध में भी फैजाबाद राजधानी थी, तो अवध में ये क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, लिपि का क्या अर्थ है? कई बार बताया गया है कि लिपि का क्या अर्थ है। लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। जो हम बोलते हैं, मौखिक रूप से जब बोलते हैं, उसे जब हमें लिखना होता है तो हम जिस रूप का प्रयोग करते हैं उस रूप को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। इसका सही विकल्प है बी विकल्प, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? कहां से हम पता पाए कि हाँ देवनागरी एक लिपि है? वहीं से तो माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में। इनके शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि में शब्दों को लिखा गया था, वहीं से जाना गया कि हाँ देवनागरी एक लिपि है। अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? पंजाबी का नहीं हुआ, मराठी का नहीं हुआ, सिंधी का नहीं हुआ, पंजाबी का ब्रांचट से हुआ है। तो किसका बचा? चार विकल्पों में एक ही विकल्प बचा, गुजराती। विकल्प ए गुजराती। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? इन चारों में गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है इसमें बुंदेली है, बोली जाती है। ब्रज भी पहले ही बताया गया कि ब्रज भाषा भी बोली जाती है। कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कुमाऊनी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कुमाऊनी कहाँ की बोली है? ये पहाड़ी हिंदी है। क्या है? पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत और कौन सी बोली आती है? कुमाऊनी, एक है कुमाऊनी, इसे प्रश्न में ही दिया गया है, और दूसरी है गढ़वाली। बोले जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं पहाड़ी हिंदी के? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन दो राज्यों में ये बोलियां प्रमुखता से बोली जाती हैं। अगले प्रश्न में, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। देवनागरी लिपि जान जाइए आप कि देवनागरी लिपि रोमन में तो लिखी नहीं जाती, रोमन यहाँ की लिपि नहीं है। शून्यात्मक नहीं है, अशिरोरेखात्मक नहीं। जान जाइए, यहीं जब आ गया है अशिरोरेखात्मक तो पहले जान जाइए शिरोरेखा क्या है। जैसे यही शब्द लिखा गया है रोमन, देख लीजिए जैसे लिखा गया है रोमन, तो ये
न। ये वर्ण लिखे गए हैं, जो इनको मिलाने के लिए ये रेखा खींची गई, ये इसे कहा जाता है शिरोरेखा। क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। ऐसे जानिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसे कहा जाता है खड़ी पाई, इसे कहा जाता है खड़ी पाई, और इसे कहा जाता है शिरोरेखा। शिरोरेखा। तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा होती है। ये जो लिखा हुआ है, या हम सब जो लिखते हैं हिंदी भाषा में, वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं और शिरोरेखा लगाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? वर्णात्मक। कौन से अधिकांशता क्या है? ये देवनागरी लिपि वर्णात्मक है, हम वर्ण लिखते हैं, उसके ऊपर शिरोरेखा लगती है, वर्णात्मक। या इसी को कहीं कहीं आपको मिलेगा अक्षरात्मक। क्या मिलेगा? अक्षरात्मक। जानते रहिए। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। अधिकतर लगभग 80 से 90% संभावना होती है कि इनमें चौथा विकल्प उपयुक्त सही रहता है, वो सही ही होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। 20% ऐसे प्रश्न देते हैं जिनमें उपयुक्त सभी सही नहीं रहता, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प रहता है जो सही रहता है। अधिकतर लोग उपयुक्त सभी देखकर सही मार के चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं। लेकिन इसमें उपयुक्त सही सभी ही सही है। तो राजभाषा का प्रयोग कहाँ? विधायिका में होता है, कार्यपालिका में होता है और न्यायपालिका में होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग हम कार्यपालिका में करते हैं। न्यायपालिका अभी भी भारत में अंग्रेजी का ज्यादा प्रयोग करती है, बात अंग्रेजी में ही होती है। अगला प्रश्न देखिए, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अवधी बोली पूर्वी हिंदी का भाग है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी का भाग है, और पूर्वी हिंदी जिस अपभ्रंश से विकसित हुई है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अवधी बोली का किस कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे देखिए, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? कई बार बताया गया कि ब्रज हिंदी के, विकल्प इसका ए सही है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। 40वां प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है, आप सब जानते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसमें क्या है? इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। अवधी भाषा में लिखा गया एक और प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। और पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? देख लीजिए विकल्प इसमें से। पहला विकल्प अवधी। अवधी आप कई बार बताया गया कि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का निर्माण हुआ है। और अवधी, अवधी पूर्वी हिंदी है और इसका निर्माण अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। अगले प्रश्न पर आते हैं।
जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? गुजराती? एकदम नहीं। हिंदी थोड़ा थोड़ा, पंजाबी कुछ होते हैं, गुजराती भी होते हैं, लेकिन हिंदी और पंजाबी की तुलना में गुजराती में इन शब्दों का प्रयोग काफी कम होता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, उर्दू। उर्दू में अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का प्रयोग होता है। उर्दू का निर्माण ही अरबी और फारसी भाषाओं के मिक्सचर से हुआ। जैसे संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ है, वैसे उर्दू का निर्माण अरबी और फारसी भाषाओं से हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रज का शाब्दिक अर्थ है। ब्रज वह भूमि है जहां पर भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। और भगवान कृष्ण कौन सा काम करते थे बचपन में? भगवान कृष्ण बचपन में पशुओं को चराने का काम करते थे। कौन सा काम करते थे? पशुओं को चराने का काम करते थे। जिस क्षेत्र में पशुओं को चराते थे, जिस जगह पर, उस जगह को कहा जाता है ब्रज। तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ब्रज का शाब्दिक अर्थ हुआ पशुओं के चरने की जगह, वह जगह जहां पशु चरने जाते हैं, वह जगह जहां पर पशु चरने जाते हैं, उनके चरने के लिए वहां पर घास और सामग्रियां उपलब्ध होती है, वह क्या कहलाता है? ब्रज। तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ब्रज का शाब्दिक अर्थ हुआ पशुओं के चरने की जगह। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इन भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है? अपभ्रंश पुरानी है, प्राकृत पुरानी है, संस्कृत इन दोनों से पुरानी है, पंजाबी भाषा इनमें नई भाषा है। चारों में सबसे नई भाषा पंजाबी भाषा है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, पंजाबी। अगली, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो बिहार में भोजपुरी ही बोली जाती है। आप देख लीजिए जितने भी भोजपुरी स्टार हैं अधिकतर सब बिहार के रहने वाले हैं। मगही ये भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है, जयपुरी, जयपुरी कहाँ की भाषा है, बोली है? जयपुरी राजस्थानी की बोली है, राजस्थान में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली है। जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहां की बोली को जयपुरी कहा जाता है, ये राजस्थानी बोली है। तो इनमें राजस्थानी बोली जयपुर है और भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहार की बोलियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बस कुछ और है समय। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अभी देखिए पिछला प्रश्न था कौन सी बोली बिहार की नहीं है, अब प्रश्न है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, जयपुरी अभी पहले ही बताया गया इसके पहले प्रश्न में कि जयपुरी राजस्थानी हिंदी की बोली है, जयपुर में बोली जाती है। तो इसका सही विकल्प है डी, जयपुरी। जयपुरी राजस्थान की बोली है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोली है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है दारसाड़ी, बांगड़ी, ढूढ़ाड़ी और कुमाज्वल। तो जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है, थोड़ा उच्चारण देख लीजिएगा, इसका स्थानीय नाम है विकल्प सी, ढूढ़ाड़ी। क्या नाम है इसका? ढूढ़ाड़ी। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम, जिसे जयपुर के आसपास के लोग अपने स्थानीय तरीके से बोलते हैं, उसको स्थानीय नाम देते हैं, वो है ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी को क्या कहा जाता है? जयपुरी बोली। जयपुरी बोली का ये स्थानीय नाम है। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? पढ़ चुके हैं आप कई बार कि हिंदी भाषा का अपभ्रंश, ये इसमें देखिए ब्रज और कन्नौजी ये दोनों बोलियां हैं, ब्रांचड़ और सौरसेनी ये अपभ्रंश हैं, जिनमें हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। इसीलिए इसका विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली मुख्यतः मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अब इसमें आप देखिए सिलीगुड़ी मध्य प्रदेश में नहीं है, रांची नहीं है, जोधपुर नहीं है, मध्य प्रदेश में
कौन सा जिला इसमें शामिल है? चारों में कौन सा शहर शामिल है? जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। तो बघेली बोली कहां बोली जाती है? बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। ये जबलपुर, शहडोल, नागौर, ये जो क्षेत्र हैं उनकी स्थानीय बोली है। कौन सी बोली? बघेली बोली। आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसी प्रश्नमाला में ऐसे प्रश्न 2-3 बार शामिल हो चुके हैं, इसीलिए इसको शामिल किया गया है कि कम से कम जैसे शुरुआती कक्षाओं में आप देखिए कि कुछ प्रश्न आपको अगर घुमा फिरा कर मिलते रहेंगे तो उन प्रश्नों के बारे में, उन भाषाओं के बारे में, उन बोलियों के बारे में, उन अभ्रंशों के बारे में आपकी जानकारी और अधिक पुख्ता होती जाएगी। तो हमारा 50वां प्रश्न है, तो हमारा 50वां प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए अब देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण है वर्णों को लिखने, जो बनावट है उसका ज्ञान कराने वाली विधा क्या है? अच्छे ढंग से लिखने के किसी भी व्याकरण क्या है? अच्छे ढंग से समझ क्या है? व्याकरण। बोली क्या है? भाषा का स्थानीय रूप। भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाती है? भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाती है? बोली। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। विचारों का आदान प्रदान कराने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। और लिपि क्या है? लिपि है प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप। प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? लिपि। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है? इसमें हमारा विकल्प सी सही है। क्या है? लिपि। इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी के शुरुआती भाषा और उपभाषा बोलियों अभ्रंश से संबंधित 50 प्रश्नों की प्रश्नमाला को हमने हल किया। इसी तरह अगली कक्षा में हम फिर से 50 प्रश्नों की एक प्रश्नमाला फिर से हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।